जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति वाला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियां व उनके क्या क्या कर्तव्य हैं इसको देखेंगे। और साथियों, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई जो और उसकी शक्तियां और कर्तव्य हैं उन्हें कवर करेंगे। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, जैसे आर्टिकल 352, 356, 360। विधायी शक्तियां हैं, विधायिका के संबंध में कुछ शक्तियां हैं। हमारा राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है। सैन्य शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति के पास। हमारी सेना का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कुछ वित्तीय शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति के पास। न्यायिक शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में उनके जजों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और कूटनीतिक शक्तियां भी हैं, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के पास। तो अब हम आज कार्यकारी शक्तियों को देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखेंगे राष्ट्रपति की, और विधायी शक्तियों को, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स को देखेंगे, ठीक है। कार्यकारी शक्तियां, शुरुआत करते हैं साथियों बिना देर किए हुए। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 बताता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसको जो ताकत या शक्तियां हमारे संविधान ने दी हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो केंद्र सरकार को, संघ सरकार को दी हैं, वो सारी की सारी पावर्स किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के पद में निहित है। ये और बात है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श पर करता है, लेकिन हमारे संविधान ने संघ की कार्यपालिकी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित किया है, ठीक है। और उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। सलाह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देंगे उनको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन शक्तियां निहित राष्ट्रपति में है। आगे देखते हैं। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। भारत सरकार के जो शासन संबंधी कार्य हैं उन पर जो स्टाम्प होगी वो भारत के राष्ट्रपति की होगी। ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं साथियों। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 75(1) है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको साथियों। लोकसभा में जिस दल को या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उस दल या गठबंधन का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है, और जो अन्य मंत्री हैं या मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति जिस दल या गठबंधन के को लोकसभा में बहुमत मिला है और उन्होंने अपने दल या गठबंधन के किसी व्यक्ति को नेता चुन लिया है, उसे वो प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे राष्ट्रपति, और उस प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर वो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 75(1) है। जो अगला पॉइंट है, नियम बना सकता है राष्ट्रपति। मैं बताता हूं आपको ये साथियों। राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। मतलब राष्ट्रपति ऐसे कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं जिससे केंद्र सरकार
सहजता से काम कर सके, आसानी से काम कर सके और मंत्रियों के बीच कार्यों को आसानी से वितरित किया जा सके, ताकि मंत्रिपरिषद की प्रभावशीलता, कार्य करने की जो ताकत है, क्षमता है, वो बढ़ जाए। ध्यान रखना है, दोनों जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। उसके अलावा महान्यायवादी के वेतन और भत्तों आदि का निर्धारण कौन करेगा? वो भी हमारे राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 76 के तहत। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेंगे, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब चाहे राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकते हैं। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, तीनों बातें, कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति। इनके वेतन आदि का निर्धारण कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? वो भी राष्ट्रपति हैं। और प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है साथियों कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, चाहे वो 1 महीने हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, तब तक ही महान्यायवादी अपने पद पर रह सकते हैं। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए ये उम्मीद की जाती है कि सामान्यतः 5 वर्ष का इनका फिक्स टेन्योर है। प्रसाद पर्यंत सब जहां आ जाएगा वहां उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। सामान्यतः महान्यायवादी की नियुक्ति भी 5 वर्ष के लिए की जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, या जब महान्यायवादी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, कैग भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी हुए, और उनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त जो और होते हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, SC/ST जो आयोग है और जो OBC आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये सारे के सारे संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। ध्यान रखना, कैग भी एक संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक संस्था है, यूपीएससी, राज्यपाल का पद, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, SC/ST और OBC, ये सारे के सारी जो संस्थाएं इस पॉइंट में मैंने जिनको मेंशन किया है, सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। और जहां पर संवैधानिक संस्थाओं का मामला आएगा वहां पर नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में शामिल है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्र के प्रशासनिक कार्य और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग हमारे प्रधानमंत्री से कर सकते हैं राष्ट्रपति। साधारण भाषा में समझिए, राष्ट्रपति अगर चाहें तो केंद्र सरकार कौन कौन से प्रशासनिक कार्य कर रही है उसका ब्यौरा प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। इसके साथ साथ विधायिका के जो प्रस्ताव हैं उनके विषय में भी प्रधानमंत्री से जानकारी मांगेंगे और प्रधानमंत्री को ये जानकारी राष्ट्रपति को देनी होगी। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री से शॉर्ट टर्म्स में देखिए आप, प्रधानमंत्री से प्रशासनिक कार्य और विधायिका या संसद के जो प्रस्ताव हैं कि भाई कौन कौन से आप प्रस्ताव लाने वाली है सरकार, कार्यपालिका, उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। इस आर्टिकल को और देखिए, आर्टिकल 263, इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ये अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 263 ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। और इसकी नियुक्ति क्यों करेंगे? ताकि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके, कोई विवाद है उस विवाद को सुलझाया जा सके, बेहतर समन्वय स्थापित हो सके केंद्र और राज्य के बीच, और हमारी जो संघीय प्रणाली है
वो टीम इंडिया के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़े, कार्य करे। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संभालते हैं। ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे यहाँ, दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, यहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं, जिन्हें हम उपराज्यपाल बोलते हैं या प्रशासक बोलते हैं। वो राष्ट्रपति के नाम पर इन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालते हैं। ध्यान रखना साथियों, ये भी राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में निहित है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इनडायरेक्ट वे में राष्ट्रपति संभालते हैं, उपराज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य प्रशासक के माध्यम से। ठीक है। और ध्यान रखना, SC ST व OBC के लिए आयोग, संवैधानिक आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान रखना है साथियों, जैसे इस पॉइंट में मैंने बताया था, कैग चुनाव आयुक्त UPSC और राज्यपाल, ठीक उसी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उसके सदस्यों की, अध्यक्ष की नियुक्ति, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। इसमें और ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं। प्रशासन की शक्तियां भी, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति की स्पेशल पावर है साथियों, ध्यान रखना। और अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की शक्तियां भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुसूची 5 और 6 एक बार और रिकॉल करिएगा आप। ठीक है। ये साथियों हमारे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हुई। मैक्सिमम कार्यकारी शक्तियों को मैंने इस छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी चूंकि बहुत हैं, लेकिन हाँ ये काफ़ी हैं, ये 80-90% मैंने कवर किए हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो कंठस्थ होंगी, आपको बार बार पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे आप। ठीक है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपकी समझ मजबूत होगी और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ अपने राष्ट्रपति की। ठीक है। विधायी शक्तियाँ यानी कि कानून बनाने से संबंधित शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति को क्या क्या दी हैं हमारे संविधान ने। ठीक है। विधायी शक्तियाँ, ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या हैं हमारे राष्ट्रपति के पास, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए, संसद का अभिन्न अंग होते हैं हमारे राष्ट्रपति। हमारी जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनता है, कानून बनता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद विधेयक स्वीकृति के लिए किसके पास रखा जाता है? किसके समक्ष रखा जाता है? हमारे राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। और राष्ट्रपति उसको अगर स्वीकृति दे देते हैं तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कानून तब तक लागू नहीं हो सकता है हमारे देश में जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति ना दे दें, अपनी स्वीकृति ना दे दें। और यहीं से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां निकलती हैं। ठीक है। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। आगे देखते हैं, संसद की बैठक बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। संसद को स्थगित करने का अधिकार होता है। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार होता है हमारे राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति को ये दिखाई पड़ जाता है कि अब सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है या सरकार लोकसभा का विश्वास खो चुकी है, तब लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। उस स्थिति में भी विघटित कर सकते हैं जब सरकार के पास क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन
प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं लोकसभा को विघटित करने की। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर क्लियर मेजॉरिटी है, लोकसभा का विश्वास है सरकार में, उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री चाहें तो सिफारिश कर सकते हैं लोकसभा को विघटित करने की। और अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो चुकी है तब राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। लेकिन विघटित करेंगे, इसकी घोषणा लोकसभा को विघटित करने की घोषणा करेंगे हमारे राष्ट्रपति ही। दो स्थितियां मैं आपको बता चुका हूं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। दो बातें ध्यान रखना कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? इसको बुलाने की ताकत किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं। ध्यान रखना इस बात को साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक नए चुनाव के बाद, जब नया चुनाव होता है और उसके बाद पहली बार लोकसभा अगर बैठती है तो उस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति कर सकते हैं, ज़्यादातर करते ही हैं। और हर साल संसद का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रपति। संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इस विशेषता को या राष्ट्रपति की इस शक्ति को आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि बजट सत्र हमारा स्टार्ट होने वाला है और संभवतः इस साल के पहले अधिवेशन, संसद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता हमारी राष्ट्रपति महोदया ही करेंगी। ये और स्पेशल पावर है, ध्यान रखना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखना है, 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है, ठीक है साथियों। एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट देखिए, 25 जनवरी 2020 से पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? हमारे राष्ट्रपति जी के पास थी, ठीक है। अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे या 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये प्रोविजन साथियों इस आधार पे था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम है तो वो आंग्ल भारतीयों के 2 सदस्यों को सदन में, लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे। लेकिन 25 जनवरी 2020 कहिए, उसके बाद या 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद ये राष्ट्रपति की शक्ति खत्म हो गई है। अब राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार नहीं बचा है, ठीक है। संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर निर्णय करता है, मतलब संसद का कोई सदस्य, चुनाव को लेकर अगर कोई विवाद हुआ है और चुनाव आयोग से इस बात की सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर ये निर्णय ले सकता है कि संसद का ये सदस्य सदन में रहने लायक है या सदन में रहने लायक नहीं है। ध्यान रखिएगा, संसद सदस्य की बात हो रही है, सांसदों की बात हो रही है, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संबंध में बात हो रही है। चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, गलत तरीके से चुनाव हुआ है, तो इसके विषय में राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श लेगा और निर्णय करेगा कि वो सदस्य लोक सदन में रहेगा अथवा नहीं रहेगा। ये संसद सदस्यों की बात हो रही है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद कहाँ पे सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। यहाँ बात हो रही है संसद सदस्यों की, ठीक है। ये और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से अलग ताकत है राष्ट्रपति की। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से संबंधित सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं, ठीक है। ये
जो ताकत है राष्ट्रपति की, ये चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग के परामर्श के बाद ही ऐसा कुछ निर्णय वो लेगा। तीनों बिंदुओं में अंतर समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, कुछ विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ विधेयक सदन में लाए ही तब जाएंगे जब राष्ट्रपति उनको अपनी पहले ही स्वीकृति दे देगा, ठीक है। और फिर ये इन विधेयकों को राष्ट्रपति सहमति देते ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनकी पूर्व स्वीकृति के बाद लाए जा रहे हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ आपको। भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक लिख लीजिएगा। भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक हो गए आपके, और राज्य की सीमा परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण संबंधी कोई विधेयक है। ध्यान रखिएगा, राज्यों की सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या उससे कोई संबंधित विधेयक है। दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि अगर इससे संबंधित कोई विधेयक आ रहा है तो वो पहले उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली जाएगी, उसके बाद इसको संसद में लाया जाएगा। अब जब ये संसद से पास हो जाएगा फिर राष्ट्रपति बाध्य होते हैं ऐसे विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए। वो इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ना अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि पहले ही जब आपकी स्वीकृति से लाया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ विधेयक सदन में राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लाए जाएंगे। ये भी एक ताकत है। और ये टॉपिक मैंने ये कुछ विषय बता दिए हैं, कौन कौन से ये विषय हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति कुछ अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा, अधिनियम तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देंगे। अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो वो अधिनियम बन गया या फिर साथियों कानून बन जाता है वो, ठीक है। अब वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेते हैं, वो नहीं दे रहे हैं स्वीकृति। ये हमारे संविधान में पॉकेट वीटो की एक शक्ति हमारे संविधान में राष्ट्रपति को दी गई है, और समय सीमा नहीं बताई गई है कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कितने समय में अपनी स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है, निर्णय देना है, ठीक है। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि विधेयक को पुनर्विचार या दोबारा विचार करने के लिए संसद के पास लौटा दे, ठीक है। यानी कि वो 3 तरीके से रिएक्ट करेगा, स्वीकृति दे देगा, स्वीकृति को सुरक्षित रख लेगा, या पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा देता कि भाई संसद दोबारा आप विचार करिए, ठीक है। अब अगर संसद पुनर्विचार के बाद उसी रूप में या संशोधन करके दोबारा राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजती है, तब राष्ट्रपति बाध्य होते हैं अपनी स्वीकृति देने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। और धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है संसद के पास, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लाया जाता है। जो भारत की संचित निधि वाला जो मैंने टॉपिक आपको बताया है वो धन विधेयक ही होता है, ठीक है साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा संसद के समय, या अलग से इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक इस वीडियो में ही अगर इस पावर को मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे भी मैं एक वीडियो में अलग से कवर करूँगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 123, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है।
ऐसी परिस्थितियां देश के सामने आ गई हैं और संसद का सत्र नहीं चल रहा है कि और उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमारे संविधान में या संसद के पास कोई कानून नहीं है, ठीक है, और संसद सत्र में चल नहीं रही है, तो हम इतना इंतजार थोड़ी करेंगे कि संसद का सत्र स्टार्ट हो। ये स्पेशल पावर दी गई है हमारी एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, कि वो ऐसी परिस्थितियों से टैकल करने के लिए कार्यकारी विधेयक या अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे हम कार्यकारी कानून बोलते हैं, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा बनाया हुआ कानून बोलते हैं, ठीक है, और उसे जारी कर सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के लिए। इसमें दो चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। जब पहले तो संसद सत्र में नहीं होनी चाहिए और कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर होनी चाहिए जो हमारे समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हों या सामाजिक हित में हों, ठीक है, तभी अध्यादेश जारी करेगा, इन दोनों टर्म और कंडीशन को पूरा करने के बाद ही। अगर संसद सत्र में चल रही हो तो अध्यादेश जारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, संसद ही कानून बनाएगी, ठीक है। और बेशक संसद सत्र में नहीं है और ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न नहीं हुई हैं कि हमें तत्काल एक कानून की जरूरत है, तब भी राष्ट्रपति कोई जरूरी नहीं है कि अध्यादेश जारी ही करे। दोनों कंडीशनें एक साथ लागू होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है तो किसी भी समय राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है, वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। और अगर राष्ट्रपति ने वापस नहीं लिया है और उसके बाद संसद का जब सत्र स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो संसद की पहली जिस दिन बैठक होगी उसके 6 हफ्तों के बीच संसद का अनुमोदन उस अध्यादेश को लेना होता है। अगर संसद ने उसका अनुमोदन कर दिया तो वो अध्यादेश कानून बन जाता है, और संसद ने अगर उसका अनुमोदन नहीं किया तो अध्यादेश 6 हफ्ते के बाद समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पावर है ये हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, या फर्दर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगली विधायी शक्ति है, देखिए, कैग भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों की वार्षिक रिपोर्ट संसद के सामने कौन रखता है? हमारे राष्ट्रपति ही रखते हैं। और फिर संसद उस पर डिबेट करती है, सरकार से सवाल पूछती है, ये पूछती है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। ठीक है साथियों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने हमारे राष्ट्रपति जी की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को विस्तार पूर्वक पढ़ा। जय हिंद साथियों।